हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब हम जो मैराथन क्लास लेने वाले हैं वह है आपके पेपर नंबर फर्स्ट DLED सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। पूरा पेपर यानी पूरा सब्जेक्ट एक क्लास में ख़त्म करेंगे, इसीलिए इसका नाम महामैराथन है। एक क्लास में पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, अभी देखकर जज मत कीजिए, जब क्लास शुरू होगी तो आपको लगेगा कि इतना बेस्ट आपको मटेरियल दिया गया है कि आपके मन में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या एक वीडियो से मैम पूरा कवर हो जाएगा, क्या हम पास हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं, पूरा, ठीक है, पूरा देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को साथ साथ में, तो यकीन मानिए इस सब्जेक्ट में आप टॉप कर सकते हैं। अब देख लीजिए, मैं हवा में बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ, जो कहती हूँ उसे करके दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करें आज की दमदार क्लास की। अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है, बीच में हम नहीं रुकेंगे। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स में एक बार शेयर भी कर दीजिए। और राइट गाइस, तो फिर हम शुरू करेंगे अपना पेपर नंबर फर्स्ट। 50 नंबर का पेपर होता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आपने अभी तक जितनी अलग अलग करके क्लास ली है उस सभी का निचोड़ आपको इस क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। और नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका भी मेरे पास आपके लिए सॉल्यूशन है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन देने वाली हूँ। बस आप लोग ईयरफोन लगाइए और अपना रूम ढूंढ लीजिए जहाँ बैठकर आपको पढ़ना है, और कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह आप ढूंढकर वहाँ पर बैठिए। चलिए शुरू करें अपनी आज की क्लास को। दोस्तों, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो आपका आता है वहाँ से हम शुरू करें तो सबसे पहले आपको शिक्षा का अर्थ, उसकी संकल्पना, यही सब चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेगी। तो हम यहीं से जानना शुरू करेंगे और एक एक कर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले शिक्षा की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। क्या होता है एजुकेशन का कॉन्सेप्ट या संकल्पना जिसे हम कहते हैं, चलिए जानें। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। तो यह है शिक्षा का कंसेप्ट कि हम शिक्षा क्यों ही ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि शिक्षा मदद करती है स्वयं की शक्तियों को पहचानने में, अपनी शक्तियों का विकास करने में मदद करती है। कौन? शिक्षा। तो यह थी शिक्षा की संकल्पना, कंसेप्ट। आप अपने शब्दों में बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने कहीं भी ज़्यादा टफ वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, सब कुछ बहुत ही अपने शब्दों में बना करके, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज आपके लिए रखने की कोशिश की है ताकि ईजिली समझ में आए। शिक्षा की संकल्पना समझ आ गई। क्या होती है कि मनुष्य को पूर्णता का विकास यदि करना है, अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित करना है, अपनी शक्तियों का, क्षमताओं का विकास करना है, तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन समय में और अर्वाचीन मतलब नवीन समय में, दोनों में बात करेंगे। प्राचीन समय में क्या अर्थ था शिक्षा का और नवीन समय में क्या है, ठीक है। चलिए जानें। प्राचीन समय में शिक्षा को दोस्तों विद्या कहा जाता था, ठीक है, विद्या। विद्या शब्द की उत्पत्ति अगर हम जाने किस शब्द से हुई थी तो वो विद धातु से, ठीक है, विद धातु में आ प्रत्यय जुड़ने से हुई थी। क्या बन जाएगा? विद्या। प्रत्यय का मतलब जो बाद में जुड़ता है, मूल शब्द के या धातु के अंत में जो जुड़े उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रत्यय। तो विद धातु के अंत में आ प्रत्यय जुड़कर विद्या बन जाता था। इसी शब्द से, विद धातु से विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई। क्योंकि अगर हम माने कि विद्या का अर्थ अगर आपको पता हो तो चलिए हम ही बताते हैं, ठीक है। विद्या का अर्थ क्या होता है? जानना, ठीक है। विद्या का अर्थ क्या होता है? जानना। विद्या का अर्थ होता है जानना, जो कि
विद धातु से बना है। एक बार और देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। याद मत करिए, ठीक है, याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बस समझना है। ध्यान अपना बिल्कुल यहीं पर रखिए मेरे साथ, समझने की कोशिश करनी है, रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आपको पूरा सब्जेक्ट क्लियर होगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे और टॉप तक आपको पहुंचाएंगे। चलिए दोबारा से जानेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा हार्ड एंड टफ रूल इसमें नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे, बस कंसंट्रेशन आपका क्लास में हो, ठीक है। हमने क्या जाना कि प्राचीन समय में दोस्तों शिक्षा को हम विद्या कहते थे, और विद्या को अगर हम देखें कि विद्या शब्द की उत्पत्ति यानी विद्या शब्द किस शब्द से बना, तो वो उसका मूल शब्द है विद, विद धातु से बना, इसीलिए हम इसको धातु कहते हैं। जो उसका मूल शब्द होता है ना, जिससे उत्पत्ति होती है शब्द की, उसे हम धातु कहते हैं। तो विद में अगर हम ए प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, विद्या, और इसका अर्थ होता है जानना। समझ में आ गया, खत्म करते हैं यहीं पर, आगे चलिए। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। ये तो हमने जाना विद्या कैसे बना, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय जुड़ने से शिक्षा बना, जिसका तात्पर्य क्या होता है, सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, और विद्या का अर्थ क्या था, जानना। दोनों के बीच में अंतर समझते हुए चलना, ठीक है। विद्या का अर्थ जानना और शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना, ठीक है। और शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। आगे बात करें, आपसे पूछा जाता है शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, सीधा बिल्कुल एज इट इज, कि शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। चलिए जाने क्या होता है संकुचित अर्थ। संकुचित दृष्टि में यदि देखा जाए, स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। संकुचित मतलब बहुत ही नैरो माइंड अगर हम सोचे तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो स्कूल में मिल रही है वही शिक्षा है, ठीक है, बस वही शिक्षा है, उससे अलग कुछ भी शिक्षा नहीं है, कहीं और से शिक्षा नहीं मिलती है। जो स्कूली शिक्षा है वही उसी को हम शिक्षा मान लेते हैं। इसमें बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके उसका मानसिक विकास करना होता है। यही होता है स्कूल में, क्या होता है कि एक नियंत्रित, जहाँ पर उसको पूरा डिसिप्लिन में रहना होता है, उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल क्या होता है, डिसिप्लिन भरा होता है, और वहीं उसका मानसिक विकास करने की कोशिश की जाती है। तो संकुचित अर्थ का यही अर्थ होता है। संकुचित दृष्टि से हम अगर देखें, स्कूली शिक्षा को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से शिक्षा मान लेते हैं। इसमें बालक के सामने एक विशेष प्रकार का नियंत्रित वातावरण प्रस्तुत किया जाता है और उसी में उसके मानसिक विकास करने की कोशिश की जाती है। ये हो गया संकुचित अर्थ। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरा क्या बनेगा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। संकुचित देख लिया आपने, अगर शिक्षा का व्यापक अर्थ पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। दोस्तों, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ होता है बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर के मृत्यु तक पड़ता है, ठीक है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कुछ भी सीखे, ठीक है, कुछ भी आप सीखे, अच्छा बुरा बढ़िया खराब जो भी कुछ है, जो भी कुछ आप सीखे, वो सभी व्यापक दृष्टि से अगर देखें वो शिक्षा है, ठीक है। आपके जीवन के अनुभव जो भी आपने सीखा है, जिसका प्रभाव आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ेगा, और अर्थात यह अनियंत्रित वातावरण है, क्योंकि जीवन में आपके नियंत्रित थोड़े ही ना है, नियंत्रण थोड़े ही ना है। आपको क्या पता कि क्या होने वाला है, आप कौन सी नई चीज सीखने वाले हो, तो वो अनियंत्रित है। लेकिन स्कूल में कैसा वातावरण होता है, नियंत्रित वातावरण होता है। इन दोनों चीजों का आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए संकुचित और व्यापक के अंदर, ठीक है। स्कूल में कैसा होता है, नियंत्रित वातावरण होता है, पता होता है कि अगली क्लास में क्या होगा, अगली क्लास में क्या सिखाया जाएगा, नेक्स्ट जो ये टीचर आएगी वो हमें क्या सिखाएगी, पता होता है सब कुछ, ठीक है। अब दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रटना नहीं है। वही बात मैं कहूँगी, मेरी क्लास में बिल्कुल रटना नहीं है, मनाही है, बस समझना है। अब हम दोस्तों एक और चीज यहाँ पर देखेंगे। हमने शिक्षा का अर्थ, विद्या का अर्थ बहुत अच्छे से जान लिया। अब हम देखें कि जो शिक्षा है, शिक्षा आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं शिक्षा को। यदि हम आंग्ल भाषा की अगर बात करें, शिक्षा को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, एजुकेशन। जो हमारा इंग्लिश वर्ड लिया गया है एजुकेशन, ये आंग्ल भाषा से लिया गया है, ठीक है। और शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति अगर देखें तो वो लैटिन भाषा के
विभिन्न शब्दों से हुई है, ठीक है। लैटिन भाषा के कई सारे शब्दों से हुई है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। अगर आपसे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति पूछी जाए तब आपको ये आंसर करना है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं एडुकेटम, एजुकेटम शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है किसकी? एजुकेशन की। ये तीनों शब्द जो है एजुकेशन शब्द की ही उत्पत्ति करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनकी स्पेलिंग में और इनका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे पहले हमने यहाँ बात करी एजुकेटम, एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, यानी टू ट्रेन, ठीक है, शिक्षित करना, और इसी से मिलकर के बना एजुकेशन। देन हम अगर बात करें एजुशियर, ठीक है, एजुशियर इसका मतलब होता है विकसित करना, विकसित करना, टू लीड आउट, इससे भी मिलकर क्या बना? एजुकेशन बना, इससे ही उत्पत्ति होकर। एंड देन थर्ड वन इज एजुकेयर, ठीक है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, बाहर निकालना, यानी टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, ये होता है, यहाँ से निकला फिर एजुकेशन। तो इन तीन शब्दों से उत्पत्ति मानी जाती है जो लैटिन भाषा के शब्द है, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत अच्छे से एक बार और देखेंगे कि आंग्ल भाषा में लैटिन को ही आंग्ल कहते हैं। देन एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी शिक्षा शास्त्रियों ने इन तीन शब्दों से, एजुकेटम, एजुशियर, एजुकेयर, तीनों याद रखने हैं, एजुकेटम, एजुशियर, एजुकेयर। एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना, एजुशियर का मतलब होता है विकसित, शिक्षित, विकसित, आगे बढ़ना, तीनों याद कर लो लाइन से, और इन्हीं भी तीनों को, शिक्षित, विकसित, आगे बढ़ना, ठीक है। ये तीनों आपको लिख देने हैं अगर आपसे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति पूछ ली जाए। इतना खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपने मोटी मोटी सारी चीज़ कवर कर ली पहले चैप्टर की, खुश हो जाइए बिल्कुल, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा पेपर में, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। शिक्षा के बारे में बाकी चीज़ें आपने जान ली है, अब हम देखेंगे उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते ही क्यों है, क्या ज़रूरत है। दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य ग्रहण करने का कुछ तो होते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कौन से होंगे उनके बारे में अभी बात करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कितने भागों में हमने इसको बांट दिया है, कौन कौन से उद्देश्य की हम यहाँ पर बात करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य पहले अगर बात करें सामान्य उद्देश्य, फिर कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, कुछ व्यक्तिक होते हैं यानी पर्सनल होते हैं, और कुछ होते हैं सामाजिक यानी सोशल, ठीक है। अब एक एक करके इन चारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने जैसे बात करी सामान्य उद्देश्य कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर एक व्यक्ति के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, जैसे अपने चरित्र का निर्माण करना, व्यक्ति का व्यवहार, उसका आचरण में बदलाव, मनोवृत्ति, भावना, विचार और ज्ञान, ये तो होते हैं सामान्य उद्देश्य। यानी ज़्यादातर लोग इन सामान्य उद्देश्यों के लिए ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन कौन से सामान्य उद्देश्य? इनमें से अगर आप 5 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 अगर आप भूल भी गए, ठीक है। बस आपको समझना है कि सामान्य उद्देश्य कैसे हो सकते हैं, यानी जो सबके लिए सेम हो। यहाँ पर सबके लिए कॉमन है, ये तो कॉमन है कि सबका ये तो उद्देश्य होता ही है शिक्षा को ग्रहण करने का। आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, क्या आप ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तभी तो आप शिक्षा लेने के लिए आए, ठीक है। चरित्र निर्माण चाहते हैं, ठीक है, भावनाओं में आप विकास कर सके, अपने विचारों में विकास कर सके, अपने आचरण में, चरित्र में विकास कर सके, अपने व्यवहार को, जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसका व्यवहार अगर आप देखें तो बहुत अलग होता है एक अशिक्षित व्यक्ति से, ठीक है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो सबको सम्मान देता है, अशिक्षित व्यक्ति दूसरों का भी निरादर करता है और किसी की वैल्यू नहीं करता है, किसी की भी थॉट्स की, किसी पर्सन के मतलब सामने वाले को वो नीचा समझता है अशिक्षित व्यक्ति। लेकिन जो शिक्षित होता है उसकी नज़रों में सबका सम्मान होता है अगर वो सही ढंग से शिक्षित है, ठीक है। और अगर हम, ये तो हो गया सामान्य उद्देश्य, ये परिवर्तित भी हो सकते हैं, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कैसे। और दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों कुछ विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल ऑब्जेक्टिव कुछ होते हैं, जैसे अनुकूलन योग्यता, परिवर्तनशील, ठीक है, लचीला होना, असामान्य उद्देश्य है ये। विशिष्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें यानी किसी विशेष परिस्थिति के कारण इन पर ध्यान दिया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। जब कोई विशेष परिस्थिति आती है तब इनका इस उद्देश्य से जो है शिक्षा ली जाती है। तीसरा बात करें व्यक्तिगत उद्देश्य यानी पर्सनल,
पर्सनल यदि कोई ऑब्जेक्टिव है, हम टीचर बनना चाहते हैं, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ये कि टीचर बनना चाहते हैं आप लोग, तो आप अपने व्यक्तिगत उद्देश्य से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देन फोर्थ वन इज सामाजिक उद्देश्य, समाज के लिए कुछ कर गुजरना है, कुछ चाहत है समाज के लिए करने की, देन वो हो सकता है। चलिए व्यक्तिगत उद्देश्य थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में, फिर सामाजिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जैसे संकुचित अर्थ में अगर देखें आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है, यानी अपनी अभिव्यक्तियों का विकास करना, शक्तियों का विकास करना, ये तो हो सकते हैं व्यक्तिगत अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो। और व्यापक होते हैं आत्म अनुभूति या फिर सर्वांगीण विकास करना, अपनी सभी शक्तियों का अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, सबका विकास करना, ये हो जाता है सर्वांगीण विकास। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों सामाजिक उद्देश्य की, तो सामाजिक उद्देश्य में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे राष्ट्र समाजवाद या नागरिकता, देश के लिए कुछ करना, सामाजिक कुशलता, जनतंत्रात्मक समाजवाद। आपको यहाँ इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देना है कि शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिगत और सामाजिक। इतना आपको क्लिक कर जाना चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर यहाँ डिटेल में पूछा जाए तभी आप लिखेंगे, लेकिन इतना आपको इतना तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसको समझ लीजिए बस आप। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या जानेंगे दोस्तों हम, बहुत अच्छा टॉपिक आपका यहाँ शुरू होगा। यहाँ हम जानेंगे शिक्षा के प्रकार, ठीक है। यहाँ हम क्या जानेंगे, शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है शिक्षा को, यानी कितनी तरह की शिक्षा होती है। अगर बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं शिक्षा के, कौन कौन से। पहला होता है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा टाइप है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तीसरा होता है दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंट एजुकेशन। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इनका मतलब क्या है, अभी हम जानेंगे। बस अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि शिक्षा 3 प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों औपचारिक शिक्षा क्या होती है, यानी फॉर्मल एजुकेशन। अगर आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे और साथ में आप इंग्लिश में भी उसका मतलब लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी सी क्लास ली है, क्लास नहीं ऐसे ही वीडियो बनाई है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। मैंने इसमें आपको बताया है कि किस तरीके से अपनी कॉपी को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किस तरीके से अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है आपको, ताकि एग्जामिनर पर उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स गेन हो सके। तो वो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया है हर एक सब्जेक्ट की, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है आपके एग्जाम में। तो यहाँ हम बात कर रहे थे दोस्तों औपचारिक शिक्षा। क्या होती है औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा दोस्तों बालक को औपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो औपचारिक शिक्षा बालक को सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करती है। मतलब ये कि देखिए औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन होता ये है, आप मोटा मोटा समझिए और अपने शब्दों में उसको फिर लिखिएगा, ठीक है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि जो एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित अध्यापक के द्वारा, एक निश्चित विधि के थ्रू, एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित होती है, बच्चे को दी जाती है, उसे ही हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम औपचारिक शिक्षा कह देते हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए भाई औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अध्यापक के द्वारा, एक निश्चित पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाए, उसे ही हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। बस इतना कह के आपको अपनी बात खत्म कर देनी है, 2 नंबर में भी इतना बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, यानी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमाओं की कमियों की पूर्ति करती है।
पर आपको ये नहीं लिखना है। ये नहीं लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आपको कर देना है औपचारिक शिक्षा का उल्टा, कि अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें ना तो कोई निश्चित स्थान होता है, ना ही कोई निश्चित व्यक्ति के द्वारा, और ना ही किसी निश्चित समय पर, ठीक है, वही शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझिए कि अब अगर आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये दोस्तों अगर बात करें, ये तो ना तो औपचारिक है ना औपचारिक, ये एग्जाम्पल तो थोड़ा अलग हो जाएगा, ये डिस्टेंट एजुकेशन में आएगा। जो आप अभी आपका और मेरा कनेक्शन जो बना है ये डिस्टेंट एजुकेशन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन मैं आपको अनौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे आप अपने दादा दादी के पास बैठते हैं शाम को, या जब भी बैठते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं या कोई भी बात आपको बता देते हैं और वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल जाता है, तो वो भी तो शिक्षा है, ठीक है। शिक्षा मिली आपको, क्या वो स्थान निश्चित था, क्या आप रोज वहीं बैठकर सीखते थे? नहीं। क्या कोई निश्चित समय था? नहीं, कभी भी मिल सकती है किसी से भी शिक्षा। आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं, खेल खेल में उसने कोई अच्छी बात आपको ऐसी बता दी कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिला, आपको वहां शिक्षा मिल गई। तो निश्चित ना तो व्यक्ति था, ना ही समय था, और ना ही जगह थी कोई निश्चित। आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, बस सीखने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा वही है कि जब हम कहीं भी कभी भी किसी से भी कुछ भी सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। बस ये आपको रखना है, ये 4 दीवारों तक सीमित नहीं होता स्कूल की, जैसे कि औपचारिक शिक्षा में होता था। औपचारिक शिक्षा में स्कूली शिक्षा आती है, ठीक है। अब दोनों आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और मतलब भी। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है। जैसे मुक्त अधिगम होता है, ऐसे मुक्त अधिगम यानी कोई पाबंदी नहीं होती कि आपको इतना ही सिलेबस ये पूरा करना ही करना है। मुक्त है, आप मुक्त है, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना गेन कर सकते हैं, और जितना चाहे अपना समय बर्बाद भी कर सकते हैं। अथवा शिक्षा पत्राचार, शिक्षा बाहरी अध्ययन, गृह अध्ययन एवं परिसर से बाहर अध्ययन इसमें होता है, ठीक है, इत्यादि इसमें होता है। क्या क्या होता है, जैसे मुक्त अधिगम के नाम से भी दोस्तों इसको हम जानते हैं, मुक्त अधिगम, दूरस्थ शिक्षा को मुक्त अधिगम भी कह सकते हैं। कैसे कैसे मिल सकती है ये? पत्राचार के माध्यम से, ठीक है, आप घर में बैठ के भी अब सेल्फ प्रिपरेशन करें, गृह अध्ययन करें, वो भी इसमें शामिल है। परिसर से बाहर कहीं भी आप बैठकर अध्ययन करें तो वो दूरस्थ शिक्षा में आएगी, डिस्टेंट एजुकेशन में आएगी, ठीक है। तो ये सभी आ जाती है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। यानी डिस्टेंट एजुकेशन में जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें साथ साथ आप अपना, अगर आप जॉब करते हैं आप साथ में जॉब भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। रेडियो पे काफ़ी सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए जाते हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। टीवी के थ्रू आप सीख सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आप क्लास ले सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं चलाई जाती है जिनके थ्रू आप डिस्टेंट एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो शिक्षा प्रणाली होती है ये जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा की, ठीक है। यहाँ पर हम आए और बात करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा की। सो गाइस, अब हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। अब हम यहाँ से आगे जो बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे पहले क्या होता था, कि जो प्रारंभिक समय पर शिक्षा हुआ करती थी, पहले ज़माने में जो शिक्षा हुआ करती थी, प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो कैसी थी, और आधुनिक समय में आते आते कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, उन सभी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा से, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि देखेंगे, तो शुरुआत करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा से, वैदिक पीरियड एजुकेशन से। इसमें क्या था दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता था, क्योंकि इस समय पर क्या होता था, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, स्कूल नहीं होते थे और गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल का क्या अर्थ होता है? गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का कुल, यानी गुरु के घर में रहकर ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी, ठीक है।
वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर ज्योति और शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास हो सके। वैदिक कालीन में जो शिक्षा दी जाती थी वो किस पर फोकस थी कि उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और शारीरिक शक्तियों में भी संतुलन बने और उन सभी का विकास हो, यानी सर्वांगीण विकास पर यहाँ ध्यान दिया जाता था। ठीक है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा प्राप्त करने का, वैदिक कालीन शिक्षा का, तो वो क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। ये आपसे पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो वह था मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, और ये इस वाली जो ये वैदिक कालीन शिक्षा थी वो कौन सी लैंग्वेज में आपको दी जाती थी? यह दी जाती थी संस्कृत में। ठीक है, और स्वस्थ चरित्र का विकास करना इसका उद्देश्य था, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, ये सभी इसके उद्देश्य हुआ करते थे। संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी, मोक्ष प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, सर्वांगीण विकास करने पर ध्यान दिया जाता था। और कहाँ होती थी शिक्षा? गुरुकुल में होती थी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छे से। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जब वैदिक कालीन समय खत्म हुआ तो इसके बाद कौन सा समय आया। इसके बाद दोस्तों फिर बारी आती है बौद्धकालीन शिक्षा की। वैदिक कालीन शिक्षा खत्म हुई, उसके बाद शुरू हुई बौद्धकालीन शिक्षा, बुद्धिस्ट एजुकेशन। इसमें क्या कुछ अलग था बौद्धकालीन शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा से, उसके बारे में यदि हम बात करें तो बौद्धकालीन शिक्षा प्राचीन ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। आपसे पूछा जाता है कैसे क्वेश्चन कि प्राचीन ब्राह्मण जो शिक्षा प्रणाली था उसका परिवर्तित रूप कौन सी शिक्षा थी? वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा या आधुनिक शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा? तो आपको वहाँ ये पहचानना होगा कि जो ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का परिवर्तित रूप थी वो क्या थी? बौद्ध शिक्षा। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी कि किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई थी यह शिक्षा प्रणाली। बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति धर्म पर कोई बंधन इसमें नहीं था। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होती थी। जो प्राथमिक शिक्षा थी यहाँ पर बौद्धकालीन समय में वो पूरी तरीके से निःशुल्क थी, कोई फीस उसकी नहीं ली जाती थी। शिक्षा व्यवस्था का जो मूल केंद्र होता था वह संघ होता था और राज्य का संरक्षण प्राप्त होता था, किंतु नियंत्रण नहीं होता था किस पर? शिक्षा पर। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें जो शिक्षा का माध्यम था वो जनभाषा बिल्कुल नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, शिक्षा को जनतंत्र शिक्षा प्रणाली कैसी थी? जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। बस इतना आपको इसके बारे में जानना है बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा हो गया, बौद्धकालीन शिक्षा हो गया। आप लिख पाएंगे, प्रॉमिस करिए लिख पाएंगे आप। अब एक स्टेप और आगे लीजिए, अब हम आ गए हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा में। आपको क्रम याद हो रहा है, पहले कौन सी शिक्षा आई? वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन के बाद बौद्धकालीन एंड देन आई मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक है, क्रम आपको याद रखना है, जैसे जैसे मैं आपको बताती हुई चलूंगी उसकी एक इमेज अपने माइंड में बनाते हुए चलिएगा कि कैसे कैसे विकास हो रहा है शिक्षा का। अभी हम आ गए हैं मुस्लिम काल में। ठीक है, मुस्लिम पीरियड एजुकेशन में। तो यहाँ आकर के क्या चेंज देखने को मिला कि मुस्लिम सभ्यता के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती थी उसे क्या कहने लगे? मुस्लिम शिक्षा का नाम वहाँ पर उन्होंने रख दिया कि जो शिक्षा मुस्लिम समय में मुस्लिम सभ्यता के अंतर्गत दी जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा? मुस्लिम शिक्षा हो जाएगा। एंड देन मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी उसका मुख्य विशेषता क्या थी कि ये मौखिक थी और व्यक्तिगत थी। ठीक है, इसमें लिखित नहीं था कुछ भी, मौखिक दी जाती थी और व्यक्तिगत थी। और तीसरी बात यहाँ पर अगर देखें तो ये शिक्षा भी यानी जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी यह भी बिल्कुल निःशुल्क थी और शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में ही दी जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ देखने को आपको मिलेगी वो ये है दोस्तों कि मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसका शिक्षण माध्यम
कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अरबी भाषा थी। और अन्य स्तर पर अगर देखा जाए तो वहाँ फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर अरबी भाषा थी और अन्य स्तर पर अगर बात करें तो फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कौन सी भाषा में यहाँ एजुकेशन दी जाती थी। अरबी भाषा में आपको याद बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर याद रख लेना है। समझ में आ गया तीनों के बारे में? मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या विशेषता थी कि भाई जो मुस्लिम समय में शिक्षा मिलेगी उसको बोल दिया गया मुस्लिम कालीन शिक्षा। मौखिक थी और व्यक्तिगत थी, बिल्कुल निःशुल्क थी। और क्या थी इसकी जो खास बात थी कि अरबी भाषा में यह शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी हेल्प कहीं मिल रही है, आई होप कि पूरी हेल्प मिलेगी। मैंने कोशिश इतनी की है कि आपका कुछ भी ना छूटे और बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी कहीं हेल्प मिल रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी वीडियो को ज़रूर करें। यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर बारी आ जाती है प्रकृतिवाद की, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ गए हैं, हम अगली यूनिट पर यहाँ पर आ चुके हैं। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। प्रकृति को क्या कहते हैं? नेचर, और नेचर से क्या बना? नेचुरलिज्म। अब हम आगे जानेंगे कि इसका पूरा अर्थ क्या होगा, सब कुछ जानेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि प्रकृतिवाद का मतलब क्या होता है, यही जानेंगे सबसे पहले। जो दोस्तों प्रकृतिवाद शब्द है, नेचुरलिज्म शब्द है, ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण देखिए तो नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, वही प्रकृतिवाद। इंग्लिश में हम नेचुरलिज्म कह देते हैं और हिंदी में क्या हो जाएगा इसका रूपांतरण? प्रकृतिवाद। तो यानी एक लाइन आपने नंबर बनाने के लिए आपने पेपर में लिख देनी है कि प्रकृतिवाद शब्द जो है नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हुई ना बहुत सिंपल सी बात, आपको लाइन मिल गई और पता ही है आपको इसके बारे में। अब चलिए अब इसका हम देखेंगे कि कैसे बनाए प्रकृतिवाद, मतलब क्या है इसका नेचुरलिज्म का, वो जाने। जो दो शब्दों के योग से बना है, कौन कौन से? नेचुरल जमा इज्म, ठीक है, नेचुरल प्लस इज्म, प्रकृति जमा वाद, इन दो शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर एक जेम्स वार्ड के अनुसार एक बहुत ही मुख्य सी इसकी परिभाषा हुई है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जो पेपर में पूछ ली जाती है कि यह कथन किसका है, ऐसे करके भी, और ये किससे संबंधित है ये भी आपसे पूछ ली जाती है। तो जेम्स वार्ड के अनुसार क्या बात कही गई? प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, मतलब अलग करता है, और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। मतलब जो अपरिवर्तनीय नियम है जिनको कभी बदला नहीं जा सकता, जैसे प्रकृति, उनको क्या सर्वोच्चता प्रदान करता है। यानी प्रकृति पर ही यहाँ पर सारी बात की गई है जेम्स वार्ड के अनुसार कि भाई प्रकृति को ईश्वर से अलग किया और आत्मा को पदार्थ के अधीन बताया और क्या किया? अपरिवर्तनीय नियम जो है उनको सर्वोच्चता प्रदान करता है। ये बात इनके द्वारा कही गई। अगर यहाँ इस तरीके का कथन आपको कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाए कि ये किसने लिखा, तो आपको याद रखना है जेम्स वार्ड, ठीक है। तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इसका। तो मैंने आपको बता दिया है 1% भी कहीं से मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ हम देखें, प्रकृतिवाद शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया मानते हैं, ठीक है। प्रकृतिवादी जो है वो शिक्षा को स्वाभाविक विकास ही होगा क्योंकि प्रकृति से संबंधित है, तो यानी स्वाभाविक विकास होगा। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप ही विकसित करती है, जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है, ठीक है। यानी स्वाभाविक विकास होगा और जितना भी होगा उसकी प्रकृति के अनुरूप उसका विकास होगा, और क्या होगा? जीवन व्यतीत करने के योग्य उसको क्या बनाएगी? उसकी शिक्षा उसको जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाएगी, ठीक है। ये हो गई प्रकृतिवाद की शिक्षा। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? एक बार और जानते हैं इसको, बिल्कुल कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। प्रकृतिवाद शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार क्या हुआ? शिक्षा वह साधन बताया गया जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप, यानी जैसी उसकी सोच है, समझ है, उसी के अनुरूप उसका विकास करना, उसका जीवन व्यतीत करने के उसको योग्य बनाना, ये इसका मुख्य आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव था।
अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे रूसो के अनुसार क्या बात कही गई। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारधारक थे, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या बात कही गई कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यानी अगर आपसे ये कथन पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल बताइएगा कि रूसो ने कहा क्या कहा कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर से ही प्रस्फुटित होती है, फूटकर निकलती है, उसकी सच्ची शिक्षा उसके अंदर से आती है और यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की ही अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति मतलब दूसरों के सामने उसको प्रकट करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना, यानी दूसरों के सामने उसको प्रकट करना। तो ये बात किसने कही? यह कथन है रूसो का। कथन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी सबसे महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर इंक्लूड किया है। बस आपको समझते हुए जाना है, माइंड में क्लिक करते जाना है कि ऐसी बात किसने कही, अच्छा उसने कही। ये बात तो रूसो ने कही कि अगर अंदर से प्रस्फुटित होकर शिक्षा आएगी, तो ये बात किसने कही? ये बात रूसो ने कही, ठीक है। ऐसे आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। दूसरी है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा कि शिक्षा से आशय अंत शक्तियों का बाहरी जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना या संबंध स्थापित करना ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि प्रकृतिवाद की कोई परिभाषा बताइए तो आप ये लिख दीजिएगा, बहुत आसान है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार क्या कहा इन्होंने कि शिक्षा से आशय है अंत्य शक्तियों का बाहरी जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना, बस। यानी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनको बाहरी जो जीवन होता है उसके साथ संबंध स्थापित करना, उसका तालमेल बैठाना ही शिक्षा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं और इधर देखेंगे उद्देश्य कौन कौन से हैं, ठीक है। सिद्धांत कौन से हैं प्रकृतिवाद के, ये आपसे पूछ लिया जाता है। केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है, ये बात प्रकृतिवादियों के द्वारा कही गई। और समस्त ज्ञान का आधार जन्मजात परिवर्त्या एवं उसकी इंद्रियां ही होती है। संसार एक बड़ी मशीन है। प्रकृतिवादी मानते थे कि भाई संसार क्या है? एक बड़ी मशीन है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो न जाने कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, कि ये किससे संबंधित है, प्रकृतिवाद से या फिर आदर्शवाद से। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आपको इसीलिए मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल डीपली बता रही हूँ कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है, ये प्रकृतिवादियों का कहना है, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया में मस्तिष्क एक घटना है, ठीक है। ये तो हो गए इसके मुख्य सिद्धांत। अब अगर हम बात करें उद्देश्य क्या क्या है, तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्ग निर्धारण करना इसका उद्देश्य है। व्यक्तिगता के स्वतंत्र विकास का इसका उद्देश्य है। जीवन को संघर्ष के योग्य बनाने का उद्देश्य होता है प्रकृतिवाद को। और वातावरण के साथ अनुकूल स्थापित करना या अनुकूलन करने की क्षमता करने का उद्देश्य है। और सुख की सुरक्षा करना उद्देश्य होता है प्रकृतिवाद का। ये तो हो गई आपके उद्देश्य की बात। लेकिन जो यहाँ सबसे मेन पॉइंट है वो ये आ जाता है, प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री कौन कौन है, ठीक है। ये नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपसे न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं और पेपर में आने की पूरी संभावना यहाँ पर आपके सामने है भी। प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री कौन कौन है? रूसो है। अभी हमने ऊपर परिभाषा देखी ना इसकी, यहाँ परिभाषा देखी आपने, तो इसका मतलब प्रकृतिवादी ही है ये। और कांट के अनुसार हॉब्स, बेकन, हक्सले और स्पेंसर, ठीक है। ये चारों पांचों आपको नाम ध्यान रखने हैं। रूसो, कांट, हॉब्स, बेकन, हक्सले और स्पेंसर, ये पांचों नाम आपको, ये पांचों के पांचों नाम, 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री, क्योंकि जब आपको आगे वाले बताए जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूसो, कांट, हॉब्स, बेकन, हक्सले और स्पेंसर, ये सभी प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। अब दोस्तों प्रकृतिवाद बिल्कुल खत्म हो गया, हमने सब कुछ जान लिया। अब हम आए प्रयोजनवाद पर। प्रयोजनवाद का मतलब होता है इंग्लिश में प्रैग्मैटिज्म, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में जानेंगे, एक एक करके इसको पूरा समझेंगे।
दर्शन की आधुनिक विचारधारा है क्या? प्रयोजनवाद। इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को। ठीक है, विलियम जेम्स को इसके प्रयोजनवादी दार्शनिक माना जाता है। और अगर बात करें जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक तथा शिलर, ये भी इसी की श्रेणी में आ जाते हैं। किसकी श्रेणी में? प्रयोजनवाद की। ध्यान रखना सारी चीजें जी यहाँ पर जो बताया जाएगा वो सभी प्रयोजनवाद से संबंधित होगा, अपने आप रिलेट करते रहना साथ साथ में। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रयोजनवाद का जो दार्शनिक हुआ उसका नाम था विलियम जेम्स, और जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक तथा शिलर ये भी इसी की श्रेणी में आए। अब यहाँ पर हम इसका मतलब जानेंगे कि मतलब क्या है प्रयोजनवाद का। अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। ठीक है, जो प्रैग्मेटिज्म शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये प्रैग्मेटिज्म जो लिखा हुआ है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा, नहीं सॉरी, ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया। ठीक है, क्रिया अर्थात वही सत्य है जो व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी है। ये बात कही गई कि प्रयोजनवाद का मतलब होता है कि सत्य वही है जो व्यवहारिक है और जीवन उपयोगी है, जीवन में उपयोग होने वाला है, वही हो जाता है सत्य। समझ में आ गया आपको? प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। ग्रीक भाषा के किस शब्द से? प्रैग्मा से। इसका अर्थ होता है क्रिया, अर्थात वही सत्य है जो व्यवहारिक एवं ज्ञान उपयोगी है। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक कथन मैं आपको बताऊंगी जो महत्वपूर्ण है रस्क के अनुसार। ठीक है, रस्क के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रयोजनवाद इस नए आदर्शवाद के विकास का एक चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं के में सामंजस्य उत्पन्न कर सकेगा। ये बात कही यहाँ पर, मान लिया कि आध्यात्मिक और व्यवहारिक मान्यताओं में सामंजस्य स्थापित करने की बात किसने करी? रस्क ने की। तो ये बात आपको थोड़ा सा एक बार माइंड में इसकी इमेज से बना लेनी है, ज़्यादा आपको इसको याद नहीं करना है। दूसरा अगर बात करें प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद एक भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, कैसा? भौतिकवादी दर्शन है। इसे आंग्ल भाषा में प्रैग्मेटिज्म कहा गया है, जैसा कि हमने अभी देखा ऊपर, वही बात यहाँ पर लिखी है। देन हम बात करेंगे प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है। कौन सी शाखा है? कि जो ये बताती है कि किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती, कि यो अगर किसी ने कह दिया कि ये बात पहले से ही बता दी कि ये सत्य है, लेकिन ये उसे स्वीकार नहीं करती। और क्या होता है? इसके अनुसार सत्य का मूल व्यवहारिक है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। इसका मतलब मोटा मोटा कहने का ये है कि जो बात पहले से बोल दी गई है ये उन पर विश्वास नहीं करते, जबकि उस पर पुनः विचार करते हैं, उनका पुनर्निर्माण करते हैं, उनको दोबारा से अनुभव करते हैं, यानी अपने आप करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा है। वो बात है इसमें। ठीक है, प्रयोजनवाद में यही है कि करके देखते हैं उसको, कहीं पहले से बनी बनाई बातों को सच नहीं मानते हैं। ये इसमें यानी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार ये नहीं करता। इसके अनुसार क्या होता है? सत्य का मूल्य व्यवहारिकता है। व्यवहारिकता मतलब उसको करके देखना। ठीक है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो हम अब एक कथन देखने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन ड्यूवी के अनुसार कहा गया है कि ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं के साक्ष्य नहीं है अपितु साधन है। अगर कहीं ये आपको लिखा दिख जाए समझ जाना, जॉन ड्यूवी ने कहा है। ठीक है, क्या है कि ज्ञान और मस्तिष्क स्वयं में साक्ष्य नहीं है लेकिन साधन है। ठीक है, ये बात थी। अब इसके इन्होंने मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। ये बात नोट कर लेना, कई बार पूछी जा चुकी है कि जो प्रयोजनवाद है इसमें कौन सी विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि को दिया गया है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण या पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया होती है। जो मैंने यहाँ पर बात की वही यहाँ पर दोबारा से लिखी हुई है अलग शब्दों में। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जैसे पहले प्रकृतिवाद के उद्देश्य और सिद्धांत जाने थे, ऐसे ही यहाँ पर हम इसके भी जान लेते हैं, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपस में ना रहे। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर में।
मूल्यों के निर्माण का उद्देश्य होता है प्रयोजनवाद का। बालक का विकास करने का उद्देश्य होता है सामाजिक व्यवस्था की योग्यता का उद्देश्य होता है, गतिशील निर्देशन का उद्देश्य होता है। ये सभी उद्देश्य की हमने बात करी। देन हम सिद्धांत जाने तो सत्य मानव निर्मित होता है, यानी सत्य जो होता है वो मानव के द्वारा निर्मित होता है, पहले से बना बनाया कुछ भी नहीं है। मानवीय शक्ति पर बल देता है, सत्य की परिवर्तनशीलता पर बल देता है और उपयोगिता का सिद्धांत है। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है और बहुतत्ववाद का समर्थक है। ये दोस्तों यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना वो ये वाली है, आध्यात्मिक मूल्यों का की उपेक्षा करता है। कौन सा आदर्श कौन सा आप कह सकते हैं दर्शन करता है, तो प्रयोजनवादी। ठीक है, प्रयोजनवादी दार्शनिक क्या करते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। बहुतत्ववाद का समर्थक है, ये भी आपको बहुत ही ध्यान से बस समझना है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे, अब हम आ जाएंगे तीनों के डिफरेंस पर। ठीक है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, तीनों के बारे में जान लेते हैं। तीनों के बारे में यहाँ पर तुलना कर लेते हैं कि अगर आपको ये वाला चार्ट भी याद हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि पहले जो पढ़ा है वो सब इसी के अंदर है। ठीक है, इसी चार्ट के अंदर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले चलिए आदर्शवाद के बारे में जाने कि यह कैसा है, एक तत्ववादी सिद्धांत है। ठीक है, एक तत्ववादी, जैसा हमने भी जाना था ना प्रयोजनवाद के बारे में कि बहुतत्ववादी है, तो आदर्शवाद कैसा है, एक तत्ववादी है। प्रकृतिवाद कैसा है, यह भी एक तत्ववादी विचारधारा है। लेकिन जब प्रयोजनवाद की अगर हम बात करें तो यह कैसा है, बहुतत्ववादी सिद्धांत है। ये है बहुतत्ववादी, ये दोनों एक तत्ववादी, ये है बहुतत्ववादी। दूसरा पॉइंट डिस्कस करें। दूसरे पॉइंट में हमने देखा मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। आदर्शवादियों का कहना क्या था कि जो मन है, विचार है, आत्मा है, ये सब कैसे है, वास्तविक है। लेकिन जब प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा, ये बात करेंगे प्रकृति की। ठीक है, जब प्रकृतिवाद ही इसका नाम है तो ये तो सारी बात प्रकृति से ही संबंधित करेंगे, आप चाहे देख लेना आगे आगे। प्रकृति, पदार्थ या भौतिक जगत वास्तविक है, ये तो प्रकृति को ही वास्तविक बताएगा। लेकिन जब बात करेंगे प्रयोजनवाद की तो इसने क्या कहा कि वास्तविकता प्रक्रिया में निहित होती है, कि भाई करके देखो तब पता चलेगा वास्तविक है या नहीं। तो इसने तो यही कहा सीधा सीधा कि वास्तविकता क्या है, प्रक्रिया में निहित है। तीसरा पॉइंट आ जाइए, तीसरे में कंपैरिजन करेंगे तीनों के बीच में क्या अंतर है। तीसरा है आध्यात्मिक प्रकृति सर्वोत्तम है। इन्होंने किस पर बल दिया, आध्यात्मिकता पर बल दिया, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। लेकिन जब आए प्रकृतिवादी तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दिया बल मूल प्रवृत्तियों पर। ठीक है, प्रकृति उत्तम है, इन्होंने कहा और कुछ हो ना हो, आध्यात्मिकता हो ना हो, बस प्रकृति उत्तम है, सबसे उत्तम प्रकृति है। मैंने कहा था आपको प्रकृति से लगी कुछ बात ही नहीं करेंगे। तीसरा जब बात करें प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद की अगर बात करें, इन्होंने कहा कि मनुष्य निश्चित नहीं वर्ण है, परिवर्तनशील है। इन्होंने कहा कि भाई सब कुछ, चाहे वो मनुष्य हो कुछ भी हो, सब कुछ परिवर्तनशील है। हालांकि सही भी है। ठीक है, परिवर्तनशील है सब कुछ। देन फोर्थ नंबर का हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हमने जाना कि परमात्मा स्वभाव से कैसा है, मानसिक है। परमात्मा स्वभाव से मानसिक है, इन्होंने बात कर दी ये वाली। देन प्रकृतिवादियों ने क्या कहा, केवल विज्ञान ही ज्ञान उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब आए प्रयोजनवाद पे तो इन्होंने क्या कहा, मानवीय प्रयत्न निर्णायक महत्व के हैं। मतलब जो प्रयत्न करेंगे वही निर्णायक महत्व के हैं, अगर प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी ज्ञान नहीं मिलेगा। अब पांचवा पॉइंट डिस्कस करें तो इन्होंने कहा चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप अंतर्ज्ञान है, कि चिंतन का जो सर्वोत्तम स्वरूप होता है वो अंतर्निहित ज्ञान होता है। लेकिन जब बात आई प्रकृतिवादियों की तो इन्होंने कहा नैतिक प्रवृत्ति, आत्म परलोक, व्यक्तिगत आदि यह सभी कर्म है। मतलब ये सब कर्म है, सभी का बीच में आना जरूरी है। परलोक आएगा, व्यक्तिगत आएगा, तब जाके पूरा कर्म स्थापित होगा। ठीक है, चिंतन का। लेकिन प्रयोजनवादियों ने क्या कहा, इन्होंने कहा जो सिद्धांत कार्य करते हैं वही सत्य है। इन्होंने सारी बात कही कि भाई करके देखो तभी पता चलेगा क्या सत्य है क्या नहीं है। तो इन्होंने सारी बात उस पर की। इन्होंने किस पर, विज्ञान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, और इन्होंने दिया प्रकृति पर, और इन्होंने
परमात्मा, आध्यात्मिक, इन सब चीज़ों की बात करें तो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्या क्या इनमें तीनों में बदलाव हुए वो भी आपको यहाँ पर समझ में अब बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो शैक्षिक सिद्धांत हैं, ठीक है, तीनों के, आदर्शवाद के भी, प्रकृतिवाद के भी और प्रयोजनवाद के भी शैक्षिक सिद्धांत यानी एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या क्या है उनके बारे में चलिए जाने। आदर्शवाद की अगर बात करें तो यह आध्यात्मिक तथा नैतिक प्रक्रिया है। कैसी? आध्यात्मिक है और नैतिक है। हमने अभी ऊपर जो डिफरेंस देखा ना उसमें हमने ये चीज़ें जान ली है, बस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए अलग से बताई जा रही है और पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन पर इतना फोकस किया जा रहा है। यह आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया है। दूसरा, परमात्मा तत्व की ओर विकास करती है, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देती है। ये तो सारी बातें संबंधित है आदर्शवाद से। प्रकृतिवाद की बात करें तो इन्होंने कहा शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हमने प्रकृतिवाद के बारे में आपको अभी बताया था तब हमने आपको बताया था कि शिक्षा कैसी है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, उसके स्वभाव पर ही निर्भर करती है कि कैसा उसका विकास होगा। दूसरा, बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाए, ये प्रकृतिवादियों का कहना था। और तीसरा इसका पॉइंट है निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। अब बात करें प्रयोजनवाद पर, तो प्रयोजनवाद का इसमें क्या मानना था? इन्होंने कहा, इनके क्या सिद्धांत हुए, इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। बालक की क्रियाओं एवं स्वयं प्रयत्नों पर बल दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो कहता ही है कि भाई अपने आप करके देखो, पता चल जाएगा सच है या नहीं है, ठीक है। पहले से सुनी सुनाई बातों पर इन्होंने विश्वास ही नहीं किया कभी, तो ये वही बात कहते हैं, उसी पर जोर देते हैं, बल देते हैं कि बालक की क्रियाओं एवं स्वयं प्रयत्न पर बल दिया। तीसरी बात, जीवन की ठोस परिस्थितियों को शिक्षा का आधार बनाया जाए, ये बात कही प्रयोजनवाद ने। अब तीनों के बारे में आपका पूरा ये चैप्टर यहाँ पर हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है, फिनिश हो गया। बहुत सारा मैंने इसके बारे में बताया, बिल्कुल कोशिश की है कि हर एक पॉइंट इसमें आपका समझ आ जाए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और अब आ गए हैं हम नेक्स्ट यूनिट पर, भारतीय विचारक और उनका शिक्षा दर्शन। एक एक कर सबके बारे में जानेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैंने इन सभी की कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग करके क्लास ली हुई है, लेकिन ये महा मैराथन है और मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि आप एक क्लास से बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, टॉप स्कोर कर सकते हैं, तो उतना मैं आपको अचीव करवा के रहूँगी इस क्लास से, ठीक है। बस आपको पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना ध्यान केंद्रित रखना है। समय बिल्कुल भी ज़्यादा आपके पास नहीं है, ठीक है। रिवीजन करने का मेथड ये होगा कि आप इसको जब भी रिवीजन करना चाहे इस क्लास का तो ईयरफोन लगा लीजिए और क्लास को चला करके अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए, भले ही ना देखें लेकिन उसको सुने, ठीक है, हर एक चीज़ को सुने तो आपके माइंड में इसी तरीके से वो सेट होती चली जाएगी। और अगर 2-3 बार आपने सुन ली तो आपको तो फिर पेपर उठा के उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर PDF में मैं आपको देती हूँ आपको उससे भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से सुन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों भारतीय विचारक हुए हैं जो प्रमुख। सबसे पहले हम उनमें बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कहाँ? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए शिक्षा के क्षेत्र में जिस वजह से इनको आज हम सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा वह नहीं है जो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया जाए, ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र होती है। सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की रक्षा है। ये बात कही गई है किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, ये एज इट इज़ लिख दिया गया है और ये आपसे पेपर में दोस्तों पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताइए, तो तब आपसे ये पूछ लिया जाता है या फिर ये कथन आपको दे दिया जाता है कि ये किसने कहा, ठीक है। एक बार और देखते हैं, बहुत अच्छी बात है ये कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उसके मत से, इनके मत से क्या था कि शिक्षा वह नहीं है जो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दी जाए, बल्कि शिक्षा तो वो है केवल एक जानकारी का मात्र ढेर है
ठीक है। अगर ऐसी शिक्षा हम दे दे कि ठूस ठूस कर उसके दिमाग में भर रहे कि भाई लो पढ़ो 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 ये चीज़ सीखो, तो वो क्या है, सिर्फ एक जानकारी का मात्र ढेर के समान है। लेकिन जो सच्ची शिक्षा होती है वो मानव निर्माण की रक्षा करती है। अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखें, उस चीज़ों को अपने जीवन में उतारे, तो वो एक मानव निर्माण की शिक्षा होती है। ये बात कही गई थी इनके द्वारा, बहुत अच्छी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किस तरह की शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया गया, उसकी अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण करना, ठीक है, विश्व बंधुत्वता की भावना का विकास करना, आत्म त्याग की भावना का विकास करना, व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, मतलब सर्वांगीण विकास करना। जहाँ इतने सारे विकास की बात आ जाए तो समझ जाना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण में ही सब कुछ आ जाता है। देन अगला पॉइंट हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक पूर्णता के लिए अपने पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, उपनिषद, साधु संगति तथा आदेश के विषय सम्मिलित किए। इन्होंने कहा कि भाई पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, अगर हम बात करें, ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा हो, तो इनके पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा कि भाई धर्म से संबंधित भी पुस्तकें हो, दर्शन से संबंधित हो, उपनिषद से संबंधित हो, साधु संत के बारे में हो, ठीक है। तो ऐसा इनका मानना था। और एक और बात यहाँ से हम जाने कि विवेकानंद जी के अनुसार गुरु शिष्य के बीच में संबंध कैसे हो, तो इनके बीच में संबंध होने चाहिए मधुरता के, ठीक है। ये आपके अगर आप बुक में उठा करके देखेंगे दुनिया भर की चीज़ें लिखी है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ वही लिमिटेड चीज़ें मिलेगी जो पूछी जाती है और मस्ट है आपको याद रखना, समझना। तो विवेकानंद जी के बारे में आपको पता चल गया पूरा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, गुरु शिष्य के संबंध कैसे होना चाहिए, मधुरता भरे होने चाहिए। और किस तरह के इनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, भाई साधु संत की बात होनी चाहिए, उसमें उपनिषद से संबंधित भी पुस्तकें होनी चाहिए, धर्म दर्शन से संबंधित बातें होनी चाहिए। और शिक्षा वह नहीं है जो दिमाग में ठूस ठूस कर भरी जाए, वह तो सिर्फ एक जानकारी का मात्र ढेर है। सच्ची शिक्षा वही होती है जब मानव का निर्माण करे, ठीक है। अब आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। क्लियर हो गया पूरा? वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी किस तरीके से इतने प्रभावी बने, आदर्शवादी बने कि इनका नाम हम सभी जानते हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है आज। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 6 मई सन 1861 ईस्वी में कलकत्ता में ही हुआ इनका भी जन्म। कब? 6 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था इनका जन्म। और बात करें दोस्तों इनकी जो एक महत्वपूर्ण रचना थी उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। सन 1913 में इन्होंने गीतांजलि की रचना करी, ठीक है, गीतांजलि की रचना की। और इस ग्रंथ के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए इन्होंने 1913 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। किस आदर्शवादी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक का, कौन सी का, गीतांजलि का अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था 1913 में, ठीक है। और 1913 में इन्होंने गीतांजलि की रचना की और उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद करा, तो उस वजह से उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। अब दोस्तों शिक्षा से संबंधित इनका क्या मत था, इसकी अगर हम बात करें तो टैगोर जी का मत था शिक्षा में आदान प्रदान दोनों ही निहित है। मतलब ये है कि जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप बांटेंगे, उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। सच्ची शिक्षा संग्रहित ज्ञान के प्रयोग में होती है, ये इन्होंने बात कही, ठीक है। अब इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे, जैसे हमने पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना, तो इनके बारे में भी जानेंगे कि इनके अनुसार क्या उद्देश्य थे शिक्षा के। इनके उद्देश्य थे शारीरिक विकास करना, बौद्धिक नैतिक आध्यात्मिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, वातावरण और शिक्षा, इन वातावरणीय शिक्षा का भी विकास करना। तो ये सभी उद्देश्य थे,
ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के। अब दोस्तों इन्होंने एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया कि जो शिक्षा हो, अध्ययन हो, वो मातृभाषा के माध्यम से ही होना चाहिए। ठीक है, किस विचारक ने कहा ये? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मातृभाषा से के माध्यम से ही शिक्षा मिलनी चाहिए। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या विकास, शिक्षा के विकास में इनका योगदान क्या क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि टैगोर ने शिक्षा का अर्थ समृद्ध और पूर्ण रूप में लिया। टैगोर ने प्रकृति के स्वरूप एवं निकटवर्ती संबंध को स्थापित किया और दर्शन और वास्तविक जीवन की परिस्थिति का समन्वय करके टैगोर ने भारतीय शिक्षा में महान क्रांति लाई और टैगोर ने भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है, जिसकी वजह से मैंने आपको 4 कराए, लेकिन मेन इसमें ये है। ठीक है, टैगोर जी ने भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। ऑलराइट गाइस, समझ में आ रहा है सभी को? कैसी लग रही है क्लास ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो लाइक दोस्तों ज़रूर करें। ठीक है, मुझे कहना ना पड़े, आप खुद ही करना चाहिए आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहे। आपकी आगे आने वाले सेमेस्टर, टेट, सुपर टेट, हर एक चीज़ को मैं आपकी कवर करवाने वाली हूँ। आने वाले धीरे धीरे समय में सब कुछ कवर कराऊंगी। अभी शुरुआत मैंने सेकंड सेमेस्टर से की है आपको चीज़ों को सिखाने की। ठीक है, और अभी फ़िलहाल मेरा पूरा का पूरा फोकस सेकंड सेमेस्टर पर ही है आपके, ताकि मैं एकदम से ज़्यादा चीज़ों को लेकर उसमें आपकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। ये मेरा पूरा यहाँ पर माइंडसेट है कि जितना दूंगा उतना बेस्ट हो। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम आगे जो बात करेंगे, महत्वपूर्ण भारतीय विचारक महात्मा गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म दोस्तों हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में कठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। अब गांधी जी ने अपनी शिक्षा संबंधी विचार अपनी पुस्तकों में लिखे और ये पुस्तकें इतनी फेमस है कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बहुत रिपीट होती है। तो चलिए अब जानते हैं इनके द्वारा कुछ चर्चित जो लिखित पुस्तकें हैं उनके बारे में। पहली है शिक्षा की समस्या। शिक्षा की समस्या नामक पुस्तक किसने लिखी? आप बताएंगे, महात्मा गांधी जी। देन विद्यार्थियों से, इतनी ही है ये, विद्यार्थियों से सच्ची शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, इन सभी को इन्होंने लिखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो आपको पता चल गया महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। विद्यार्थियों से, शिक्षा की समस्या, सच्ची शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। आप देख लीजिए कि सभी शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है, और शिक्षा संबंधी विचार दिए क्योंकि इन्होंने इसमें, तो इसीलिए इनका नाम भी आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों। गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में कौन से निम्नलिखित अपने आधारभूत सिद्धांत दिए या प्रतिपादन किया, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जैसे आपने जब बुनियादी शिक्षा के बारे में, मैंने आपको पेपर नंबर 2 की जब क्लास ली थी तब भी मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर की थी। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए। 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इस बारे में इन्होंने फोकस किया, बताया, सिद्धांत दिया अपना कि भाई 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। दूसरा, शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा हो। इस बात पर इन्होंने बहुत फोकस किया कि शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा ही होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए। ठीक है, मानवीय गुणों का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, इनके अनुसार ये कहना था। शिक्षा किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए, मतलब कि उनको हस्तकरघा, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, हस्तकला में भी उनको सिखाना चाहिए ये सब चीज़ें।
बालक की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि शिक्षा समाप्त करने के बाद किसी रोजगार में लगा जा सके। वो कैसे? क्योंकि हमने यही तो देखा कि मानवीय गुणों के विकास के लिए बालक के मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए, ठीक है। उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए शिक्षा। इसका मतलब यही है कि अगर शिक्षा समाप्त हो जाए और उनको और कोई रोजगार ना भी मिले तो वे अपना रोजगार शुरू कर सके, ठीक है। जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और क्या हो सकता है, खेती। इस तरह की मतलब जो चीज़ें उनको सिखाई जा सके वो उन्हें उसी लेवल पर सिखा देनी चाहिए कि ताकि उनको बाद में बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो स्वयं से वो अपना रोजगार अर्जित कर सके। देन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको जो जानने को मिलेगी वो है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास करना, ठीक है। चतुर्मुखी विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये बात आपको पता चल गई शिक्षा का अर्थ गांधी जी के अनुसार क्या था, कौन कौन से सिद्धांत गांधी जी ने दिए, जन्म कब हुआ था, पुस्तकें कौन सी लिखी जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस ये आपको इनके बारे में यहाँ पर जानने लायक था, ठीक है। जानने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण था, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। अब दोस्तों हमने देख लिया भारतीय विचारक, हमने कवर कर लिए सभी। अब हम बात करेंगे पाश्चात्य विचारक के बारे में, ठीक है। पाश्चात्य विचारक के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इन हर एक टॉपिक पर डिटेल्ड क्लास चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है डिटेल में तो आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये मैराथन क्लास है। तो पाश्चात्य विचारक यानी वेस्टर्न जो थिंकर्स हुए, उन्होंने कौन कौन आए, उनमें उन्होंने क्या क्या बातें करी, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम जो इसमें आता है वो है प्लेटो। बहुत ही प्रमुख है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में एथेंस में, ठीक है। एथेंस के अत्यंत समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व। 427 ईसा पूर्व कहाँ? एथेंस में एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके द्वारा दोस्तों कुछ प्रमुख ग्रंथ है, इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है जिनको आपको जरूर याद रखना है। पहला है एपोलॉजी, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। कैरिटो, ठीक है, फाइडो और रिपब्लिक द लॉज, ये आपको पांचों के पांचों बिल्कुल दिमाग में अपने बसा लेने हैं, क्योंकि यहाँ से ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो एपोलॉजी, ठीक है, और रिपब्लिक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सभी अपने आप में, क्योंकि मैंने लिखे ही वही है जो प्रमुख है, हेडिंग में ही आप देख सकते हैं प्लेटो द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। तो आपको पांचों के पांचों एक दो बार और रिवाइज कर लेने हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्लेटो के अनुसार शिक्षा से इनका क्या तात्पर्य था, प्लेटो ने क्या बताया शिक्षा के बारे में, वो हम बात करेंगे। चलो, प्लेटो के अनुसार क्या परिभाषा दी गई कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय इस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुणों की प्रारंभिक प्रवृत्तियों का उचित आदतों द्वारा विकास के लिए दिया जाता है। यह हमें निरंतर उन वस्तुओं से घृणा करना सिखाता है जिनसे हम घृणा करनी चाहिए। मेरे विचार से यह वास्तविक शिक्षा है। तो यानी जो इस तरह का घृणा वाली बातें आ जाए, कहीं पर आपको लिखी दिख जाए, तो आप समझ जाना दोस्तों कि ये कथन किसका है, ये कथन है प्लेटो का, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर प्लेटो ने शिक्षा के दोस्तों दो मुख्य उद्देश्य दिए। कौन कौन से, दोनों के बारे में बात करेंगे। दो कौन कौन से मुख्य उद्देश्य दिए गए इनके अनुसार। पहला था व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा सामाजिक उद्देश्य, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये दो उद्देश्य दिए, दो प्रमुख उद्देश्य दिए किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार। अब इन्होंने एक और बात, इनके अनुसार जो अन्य उद्देश्य थे, ये तो प्रमुख थे, अन्य उद्देश्य क्या क्या इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा का जो कार्य होता है वो इसलिए होता है कि भाई सहयोगी या सामुदायिक जीवन की भावना का विकास कर सके, नागरिक कुशलता का विकास कर सके, संतुलित व्यक्ति का निर्माण हो सके, विवेक का विकास हो सके और बालकों को सामंजस्य जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार कर सके। ये सभी उद्देश्य थे शिक्षा के प्लेटो के अनुसार। और प्लेटो के अनुसार शिक्षा के प्रकार क्या क्या थे, ठीक है। इन्होंने शिक्षा को 3 प्रकार में विभाजित करा। प्लेटो के अनुसार अगर पूछा जाए शिक्षा के प्रकार तो इन्होंने कौन कौन से बताए, औद्योगिक शिक्षा,
क्रियाशील शिक्षा और वास्तविक शिक्षा। ठीक है, औद्योगिक, क्रियाशील और वास्तविक, ये 3 प्रकार बताए इन्होंने शिक्षा के। औद्योगिक, क्रियाशील एंड वास्तविक, तीनों पता चल गया। अब इन्होंने शिक्षा के 3 आधार भी बताए जिनके द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सके। ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए इन्होंने 3 आधार बना दिए कि भाई ये प्रारंभिक शिक्षा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक पाठ्यक्रम आएगा, ये माध्यमिक शिक्षा है, इतना पाठ्यक्रम इसमें कवर होगा, और ये उच्च शिक्षा। तो शिक्षा के 3 आधार इनके द्वारा बना दिए गए, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। ठीक है, अब प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या रहा, इतना बताकर प्लेटो के बारे में बात को खत्म करेंगे। उसने सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। किसने? प्लेटो ने। अगर क्या कहा कि मैं सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सके। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना था, और शिक्षा का कार्य सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे मूल्यों को प्राप्त करना है। यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है, यह सच में ही अति महत्वपूर्ण तथ्य है। पेपर में पूछा जाता है कि शिक्षा का कार्य सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे मूल्यों को प्राप्त करना है। यह किसका कथन था? प्लेटो का। ठीक है, अब आगे बात करें। उन्होंने शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। ठीक है, शारीरिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया। प्लेटो ने स्त्री शिक्षा को आवश्यक बताया, और प्लेटो ने औद्योगिक शिक्षा की उन्नति के लिए भी काफ़ी सारे प्रयास किए। तो इतना आपने प्लेटो के बारे में जान लिया। जन्म कब हुआ था, किस परिवार में हुआ था, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। ठीक है, शिक्षा को किस तरीके से इन्होंने विभाजित कर दिया। अब हम बात करेंगे रूसो के बारे में। ठीक है, रूसो के बारे में। रूसो का जन्म हुआ था दोस्तों इटली के जिनेवा में। ठीक है, इटली के जिनेवा नगर में इनका जन्म हुआ था। कब? 1712 ईस्वी में। ठीक है, 1712 ईस्वी में जन्म हुआ इटली के जिनेवा नगर में। और इनकी दोस्तों कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे हमने प्लूटो के बारे में जानी, तो इन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी जो इनकी प्रसिद्ध हुई और पेपर में पूछी जाती है। कौन कौन सी? द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। किसने लिखी? रूसो ने। एक साथ मेरे साथ बोलते हुए चलना, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, रूसो ने लिखी। इमाइल, ये किसने लिखी? रूसो ने लिखी। द न्यू हिलोसी, ये भी रूसो ने लिखी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी रूसो ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और इनको हम देखते हैं। एनामिल है दोस्तों ये। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। एनामिल एमिल, ये यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एमिल, द न्यू हिलोसी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, आपको पता चल गया अब चारों के बारे में। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। एक बार और देख लीजिएगा आप। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, द न्यू हिलोसी, एमिल सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछी भी जा चुकी है आपके एग्जाम पेपर में। रूसो के शिक्षा संबंधी विचार प्रकृतिवादी थे। कैसे विचार थे? प्रकृतिवादी थे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रकृतिवाद के बारे में जाना था, तो इनके विचार कुछ कुछ उनसे संबंधित थे। रूसो के अनुसार शिक्षा के 3 मुख्य स्रोत थे। कौन कौन से? भाई प्रकृति थी, तभी तो इन्हें प्रकृतिवादी माना गया। प्रकृति, मानव और पदार्थ, ये 3 मुख्य स्रोत होते हैं शिक्षा के। किसने माना ये बात? रूसो ने मानी। ठीक है, अब रूसो के बारे में थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बातें जो पेपर में पूछी जाती है वो ये है कि रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक को सही अर्थ में मनुष्य बनाना। कि शिक्षा का अर्थ यही है कि उनको मनुष्य बनाए। सबसे पहले तो मनुष्य ही बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य की अवस्थाएं इन्होंने बताई कि 4 अवस्थाएं होती है। शुरुआत में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड देन युवावस्था आती है। इनको इस तरीके से आप पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर उसके बाद युवावस्था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई मनुष्य की। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की विचारधारा को जन्म दिया। ये क्या थी? इसमें दोस्तों निषेधात्मक शिक्षा की विचारधारा को जन्म दिया। इसमें जो है शिक्षा की रूपरेखा को बताई गई कि कैसी कैसी होनी चाहिए। भाई शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाए, प्राकृतिक वातावरण हो स्कूल में आसपास,
आदतों के निर्माण का विरोध किया, ठीक है, नियंत्रण का अभाव था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली रूसो के रूपरेखा के अनुसार जो इन्होंने डिसाइड की। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे जॉन ड्यूवी के बारे में, ठीक है। जॉन ड्यूवी के बारे में, जॉन ड्यूवी का जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में बर्लिंगा गांव में, ठीक है, बर्लिंगटन में हुआ था। बर्लिंगटन में 1859 में बर्लिंगटन में हुआ था जॉन ड्यूवी का जन्म। इनके द्वारा भी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनके बारे में जाने चले। इनके द्वारा दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकें आपके सामने हैं। स्कूल ऑफ टुमारो, ये इनके द्वारा लिखी गई स्कूल ऑफ टुमारो, द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड द चाइल्ड। तो सभी चीज़ें देखिए यहाँ पर स्कूल और चाइल्ड से ही संबंधित है, तो आप समझ जाइएगा ये बात किसने करी, जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी ने ज़्यादातर स्कूल, चाइल्ड इन शब्दों का प्रयोग किया है अपनी पुस्तकों में, आप देख सकते हैं नोटिस करके, ठीक है। अब चलिए, अब दोस्तों शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए जॉन ड्यूवी ने क्या क्या बातें कही। इन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा पुनर्निर्माण की भी प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। ये सभी बातें किसके द्वारा कही गई? जॉन ड्यूवी के। शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे? जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे सामाजिक कुशलता को प्राप्त करना, अनुभव का पुनर्निर्माण करना, गतिशील अनुकूलन योग्य मस्तिष्क का विकास करना, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना। ये सभी उद्देश्य थे शिक्षा के जॉन ड्यूवी के अनुसार। अब ड्यूवी इस समय के प्रचलित पाठ्यक्रम को अनुपयुक्त समझाता था, अनुपयुक्त समझता था, ठीक है। जो उस समय पर पाठ्यक्रम चला आ रहा था उसको इन्होंने अनुपयुक्त माना और कहा कि भाई ये तो बेकार है, हम बताएंगे कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, किस किस आधार पर होना चाहिए। तो उस वजह से इन्होंने पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत डिसाइड करे कि भाई किस आधार पर कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम। इन्होंने कहा जॉन ड्यूवी ने कि क्रियाशीलता के आधार पर होना चाहिए भाई पाठ्यक्रम, तो उसमें बच्चों से करके उनसे करवा के देखा जाए चीज़ों को, करके सीखने के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर दिया। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर इन्होंने बल दिया, रुचि का सिद्धांत दिया कि भाई रुचि होनी चाहिए कक्षा में, उपयोगिता का सिद्धांत दिया, एकीकरण का और लचीलेपन का। ये सभी सिद्धांत किसने दिए? जॉन ड्यूवी ने दिए। और यहाँ तक बात खत्म हो जाती है जॉन ड्यूवी के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत अच्छे से थम्स अप करते रहिए, ठीक है। सभी लोग रिस्पॉन्स करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स को। जो भी नए मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं वो सभी लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अब हम जानेंगे फ्रोबेल मोहते के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। किंडरगार्टन प्रणाली न जाने कितनी बार पूछी जाती है और आपका पीछा टेट सुपर टेट तक नहीं छूटेगा यहाँ से इस क्वेश्चन से। किंडरगार्टन प्रणाली की जन्मदाता माना जाता है फ्रोबेल महोदय को, ठीक है। और फ्रोबेल का जन्म कब हुआ था? 1782 ईस्वी में, ठीक है। 1782 ईस्वी में फ्रोबेल महोदय का जन्म हुआ था। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार थे, जैसे शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति को ऐसा बनाना कि वह ईश्वर में उपस्थित सबकी एकता पहचान ले और दैवीय नियमों के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य था। समझ में आई बात? अब हम दोस्तों आगे बात करेंगे इन्होंने और क्या महत्वपूर्ण कार्य करे। फ्रोबेल ने सन 1839 में एक विद्यालय खोला और उस विद्यालय का नाम रखा किंडरगार्टन, ठीक है। इसी वजह से इन्हें किंडरगार्टन पद्धति का जन्मदाता भी माना जाता है। किंडरगार्टन जो दोस्तों एक जर्मनी भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों के मेल से बना होता है। कौन कौन से? किंडर और गार्डन, ठीक है। किंडर और गार्डन। किंडर का मतलब क्या होता है? किंडर का अर्थ होता है दोस्तों बालक, और गार्डन का मतलब होता है बगीचा, यानी बालकों का बगीचा, यानी बालकों का उद्यान, जिसका अर्थ क्या होता है किंडरगार्टन का? बालकों का उद्यान। बहुत महत्वपूर्ण है, आगे तक काम आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किंडरगार्टन स्कूल की इन्होंने स्थापना करी, कब की? 1839, ठीक है। 1839 में एक विद्यालय खोला, उसका नाम रख दिया किंडरगार्टन। क्यों रखा?
क्योंकि किंडरगार्टन का मतलब होता है, किंडर और गार्डन अलग अलग हम देखें, किंडर का मतलब बालक और गार्डन मतलब बगीचा, यानी बच्चों का बगीचा, बालकों का उद्यान। उद्यान किसे कहते हैं? बगीचे को ही कहते हैं। तो ये इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से कुछ कार्य किए जो बहुत ही फेमस हुए। एंड देन हम बात करेंगे किंडरगार्टन प्रणाली के कौन कौन से सिद्धांत थे। किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांत एकता का सिद्धांत था, स्वयं क्रिया का सिद्धांत यानी स्वयं करके सीखना, और सामाजिकरण का सिद्धांत, विकास का, स्वतंत्रता का सिद्धांत और खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत था किंडरगार्टन प्रणाली में। ठीक है, अब बारी आती है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी के बारे में जानने के लिए, मारिया मॉन्टेसरी का जन्म दोस्तों हुआ था इटली में। इटली में हुआ था और कब हुआ था? 1870 में इटली में जन्म हुआ था मारिया मॉन्टेसरी का, 1870 इटली में। इन्होंने अपनी शिक्षण प्रणाली का नाम अपने नाम पर रख दिया, मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है, अच्छा हुआ, हमारे लिए तो आसान बात है, याद रखना और भी इजी हो गया। मॉन्टेसरी पद्धति रख दिया शिक्षण प्रणाली का नाम, तो हम याद रख लिया किसने शुरुआत की इसकी? मारिया मॉन्टेसरी ने की। और दोस्तों इन्होंने मॉन्टेसरी प्रणाली जो बनाई उसके आधारभूत सिद्धांत कुछ इस प्रकार तय किए कि आत्मकथा का सिद्धांत, स्वयं शिक्षा का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्वतंत्रता, ज्ञानेंद्रियों के परीक्षण और व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत, खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। तो ये सभी इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी जी ने अपने सिद्धांतों में शामिल कर लिए। और फिर अगर बात करें शिक्षण पद्धतियाँ कैसी इन्होंने अपनाई, किस तरह की शिक्षण पद्धति पर इन्होंने जोर दिया, तो मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धतियों को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से वे 3 भाग थे? पहला था कर्मेंद्रियों की शिक्षा। ठीक है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा यानी इंद्रियों की शिक्षा थी उसमें। देन दूसरा था पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया, और तीसरा क्या था? ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ठीक है, तो इन 3 पद्धतियों में इसने विभाजित कर दिया शिक्षण को। किसने? मारिया मॉन्टेसरी ने। अब दोस्तों हमने बात कर ली है इन सभी के बारे में। अब हम दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा को प्रभावी करने वाले कारक। ठीक है, शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर तो आ जाता है उसका परिवार, जो शिक्षा को प्रभावित करता है। क्या आ जाता है? परिवार। परिवार क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा जाता है हालांकि पेपर में, तभी मैंने यहाँ लिखा है। परिवार का मतलब होता है शिक्षा का अनौपचारिक एक सक्रिय साधन होता है जहाँ घर के सभी लोग रहते हैं। और कैसा साधन है? शिक्षा का अनौपचारिक है। अनौपचारिक साधन के बारे में आपको बता चुकी हूँ, कैसे होते हैं, अनौपचारिक का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अब पहले परिवार के निम्न कार्य थे, कौन कौन से? प्रेम संबंधी, ठीक है, शैक्षिक, मनोरंजन से संबंधित, धर्म की स्थिति, आर्थिक रक्षा संबंधी, परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखना, ये सभी काम होते थे परिवार के। ठीक है, और अगर बात करें शिक्षा में किस तरीके से प्रभावित करने के लिए आ जाता है परिवार, उसके बारे में अगर हम बात करें तो बालक के जीवन में सबसे पहला स्थान किसका होता है? उसके परिवार का होता है। ठीक है, परिवार नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का सबसे प्रमुख साधन होता है। किसका? नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का सबसे प्रमुख साधन कौन है? उसका परिवार है। बालक घर में ही रहकर अनुकूलन का पाठ सीखता है, किसके द्वारा? अपनी माँ के द्वारा। और घर का प्रभाव बालकों में कुछ मूल्य और उनकी कुछ आदतों का विकास करता है, जिससे क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी अलग आदतें, उसके अलग मूल्य होते हैं जो कि उसके परिवार से मिले होते हैं, उसके घर से मिले होते हैं। घर का वातावरण बालक के मानसिक व भावात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी। तो ये परिवार इस तरीके से प्रभावित करता है बालक की शिक्षा को। ठीक है,